नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? आज हम मोशन इन 1D का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल तक हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बेसिक बातें पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रिलेटेड। क्लियर? अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो किस टाइप की मोशन होगी? ओके, तो अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म accelerated motion. When the both magnitude and direction of the acceleration are constant, when a vector equal to constant, then acceleration is known as uniform acceleration. In the case of uniform accelerating motion, a vector represent by dv vector by dt, dv vector equal to a vector dt, a is constant, taking integration in both side, a vector integration dt at 0 velocity is u and at t velocity is v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v vector, v vector from u to v equal to a vector t from 0 to t. तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर t, या कह सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी उस केस में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ओके, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है? किस में रिलेशन बताती है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम में। वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। जब भी आप इसे अप्लाई करोगे किसी क्वेश्चन में, आपने डायरेक्शन का जरूर ध्यान देना है। कई बार एक्सेलरेशन y में दिया होता है, ये x में दिया होता है। अमूमन स्टूडेंट v इक्वल टू u प्लस ए टी से सीधा आंसर निकाल लेते हैं, और वो ऑप्शन भी होता है उसे टिक कर लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको वेक्टर को देखना होगा यहाँ। ओके, आप dv v वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? dx या dr बाई dt लिख सकते हैं। तो dr इक्वल टू क्या लिखोगे आप? v dt ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, dr वेक्टर इक्वल टू u प्लस a वेक्टर t, कहाँ से लेकर 0 से t तक, r1 से r2 तक। तो क्या आ जाएगी? फाइनल पोजीशन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? आप इसे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? किस किस में रिलेशन रिप्रेजेंट करती है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। u वेक्टर इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं यहां से देखूं, u वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? v वेक्टर माइनस ए टी लिख सकता हूं। तो आपके पास इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v वेक्टर माइनस ए वेक्टर t और प्लस 1/2 a वेक्टर। आप लिख सकते हैं क्या? v वेक्टर t माइनस a वेक्टर t स्क्वायर और प्लस से क्या आ गया? माइनस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? s वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर t माइनस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल के लिए प्लस होगा, फाइनल के लिए माइनस होगा। ये भी आपके पास सेकंड इक्वेशन ही है। अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो उस केस में 1/2 a t स्क्वायर 1/2 a t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा? 2s वेक्टर इक्वल टू u प्लस v इंटू टी आ जाएगा, जिससे s वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये भी आपके पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां से हम एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। एवरेज क्या होगा? s बाई टी, जिसे आप लिख सकते हैं u प्लस v बाय
कहने का मतलब जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस केस में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल और फाइनल के सम का हाफ हो जाएगी। ओके, ये भी एक आपके पास रिजल्ट है, आप इसे याद रख सकते हो। ओके, इसके बाद देखिए आपसे पूछ लेता है थर्ड इक्वेशन के बारे में। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए आप कह सकते हैं कि A इक्वल टू आप पढ़ते हैं dv बाई dt ना। अगर मैं dx या dr से मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, v होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, v dv बाय, या ऐसा भी लिख सकते हैं a v dv बाय ds। तो आपके पास ये क्या है, रिलेशन है किसमें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। किसका, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में एक्सेलरेशन है। ओके, उस केस में आपके पास अगर कई बार वेलोसिटी ऐसे दे दे कि वो फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्सेलरेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो वो कह देता है कि कोई बॉडी है, उसके लिए वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू √4x + 5, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो अब देखो dv बाई dx को क्या लिखोगे, पहले रूट का होगा, रूट का क्या होता है 1/2 रूट ना, फिर इसका होगा 4x का 4 हो गया और x का 0 × 4, तो आपके पास ये क्या आ गया 2। तो आप लिख सकते हैं 2/√, इसको क्या लिखोगे v, तो v को इधर लेकर जाएंगे तो v dv बाई dx को आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, मेरी बात क्लियर। जब भी आपको वेलोसिटी फंक्शन दिया हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, उस केस में आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, v dv बाई dx से। ये x का फंक्शन था, आपने x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल किया, आपके पास इसका सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे थे यहां से थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखिए जब आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, आप इसे लिख सकते हैं v dv इक्वल टू a ds ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, a कांस्टेंट था, 0 से s डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी v से u से v चेंज होगी। इसका क्या आया, v²/2, कहाँ से, u से लेकर v तक, इसका a s 0 से s तक। आप लिमिट पुट करेंगे v² - u² इक्वल टू 2as, तो v² इक्वल टू क्या हो गया, u² + 2as। एक्चुअली में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट, तभी तो हम एक्सेलरेटिंग मोशन में a डॉट s मतलब as cos थीटा, एक्सेलरेटिंग में थीटा 0 होने पर a डॉट s क्या हो जाएगा, as। आप a डॉट s को क्या लिखते हैं, a डॉट s वेक्टर को लिखेंगे as cos थीटा। तो जब एक्सेलरेटिंग मोशन होगी थीटा 0, तो a डॉट s को as लिखते हैं, और जब रिटार्डिंग मोशन होगी थीटा 180 डिग्री, तो a डॉट s को क्या लिखेंगे, -as। तभी रिटार्डिंग मोशन में u² - 2as आता है, एक्सेलरेटिंग में u² + 2as आता है। मेरी बात क्लियर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन होगी मोशन। फोर्थ देखिए, आपके पास अगर वो कहे कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो वो क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, आपको पता है बॉडी n सेकंड में यहां जाती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, s1, और n-1 में कितनी चलती है, ये डिस्टेंस nth सेकंड की होती है। तो आप लिख सकते हो Sn इक्वल टू S1 - S2। n सेकंड में क्या हो गया, ut मतलब un + at² मतलब an² माइनस S2 में क्या हो गया, ut, t की जगह क्या है n-1 -1/2 an-1 का। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, un + 1/2 an² माइनस un माइनस प्लस u और -1/2 an-1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं u + 1/2 a
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? उस केस में आपके पास रिजल्ट आएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस। ये आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा किसके लिए? nth सेकंड के लिए। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें आपको और बता दूं जो जरूरी है। आपने 3 इक्वेशन पढ़ी है। ओके, हम डायरेक्ट इक्वेशन की बात कर लें। आपने मेजर 3 इक्वेशन पढ़ी है क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a। आपको इनसे रिलेटेड ग्राफ पूछ सकता है कई बार। अगर वो ग्राफ पूछता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी से 2 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। एक ग्राफ हो सकता है आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और दूसरा ग्राफ हो सकता है एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव है उस केस में स्लॉप उसकी पॉजिटिव होगी, तो उस केस में आपके पास 3 कहानियां बन सकती। 3 कौन कौन सी बन सकती हैं? पहले केस में हो सकता है u की वैल्यू 0 हो, तो उस केस में v इक्वल टू 80 होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? v इक्वल टू 80 को। हो सकता है u की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा u प्लस 80, और हो सकता है u की वैल्यू नेगेटिव हो। ये माइनस u से है, ये प्लस u से है, ये 0 से। कब? जब a आपके पास पॉजिटिव होगा। तीनों में स्लॉप सेम है। ओके, अब अगर आपके पास a नेगेटिव हुआ तो ऐसी 3 इक्वेशन बन सकती। मैं यहां से देखूं, अगर u पॉजिटिव है a नेगेटिव तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, और अगर 0 है तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। माइनस यू माइनस 80, अकेला माइनस 80 और u माइनस 80 का कर्व होगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास किसके कर्व होंगे? वेलोसिटी और टाइम के। अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट के कर्व पूछ ले आपसे, डिस्प्लेसमेंट में भी देखें 2 कहानियां बनेंगी यहां पर। अगर बॉडी पोजीशन का कर्व पूछ ले आपसे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? r माइनस आर नॉट इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं r इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? आर नॉट प्लस यू टी प्लस 1/2 ए टी। अब अगर ये सब 0 है तो r का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन r इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर को। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल। सारे ग्राफ की शेप ऐसे ही बनेगी। यहां से दूसरी बात देखो, अगर r नॉट पॉजिटिव हुआ या ये ना हुआ, ये अकेला हुआ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो भी कर्व ऐसा बनेगा। ऐसा ही कुछ उसका कर्व होगा, यू टी प्लस 1/2। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद देखिए ये कुछ ऐसा होगा, वो ऐसे जाना चाहिए वो कर्व, ऐसे है ना, कुछ ऐसा जाएगा, ये कर्व होगा। ओके, तो ये अपने पास बनेगा नहीं, तो कर्व सिर्फ इतना ही बन जाएगा। मेरी बात क्लियर? और अगर r नॉट पॉजिटिव हुआ तो कर्व कुछ ऐसा होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसा होगा। ओके, ये माइनस आर नॉट के लिए है, ये प्लस आर नॉट के, कुछ ऐसे कर्व बनेंगे। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उस केस में ये कर्व कुछ ऐसे हो जाएगी। ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, और वो ऐसे भी हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर? वो डिपेंड करता है u 0 है या नहीं। ओके, तो ये इस टाइप के आपके पास ग्राफ बनेंगे। तीसरे ग्राफ आते हैं वेलोसिटी और टाइम के। देखिए, वेलोसिटी और पोजीशन के, वेलोसिटी और पोजीशन के कर्व के लिए देखिए, अगर आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उस केस में कैसा कर्व होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कैसा होगा, दोनों अलग अलग देखेंगे बनाकर। मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है
तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अब देखो वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, मेरी बात के लिए ये टर्म पॉजिटिव रहेगी। उस केस में ग्राफ u से स्टार्ट होगा क्योंकि s 0 तो u प्लस माइनस होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा कर्व बनता है, मेरी बात समझो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा कर्व बनता है, क्लियर। और उस केस में आपके पास देखो जब ऐसा ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बनता है या तो, और या वो ऐसा बनता है। हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये तब होगा जब नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as का कर्व है ये, ओके। तो क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसे का कर्व है, x इक्वल टू माइनस कुछ ऐसा बनेगा, तो यहां पर आकर के इसके क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी, यहां पर प्लस u होगा, यहां पर क्या होगा माइनस। अगर पॉजिटिव का हुआ तो पॉजिटिव में कर्व ऐसा बनना था, तो राइट उस केस में कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ओके। सॉरी ऐसा नहीं होगा, देखिए अगर आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे, ये आपके पास पॉजिटिव है तो v कभी भी 0 नहीं होगा, ओके। v 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर v को 0 करोगे तो 2as इक्वल टू नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो v 0 नहीं होगा, ग्राफ इसको कभी टच नहीं करेगा, मेरी बात समझे। दूसरी बात देखो u 0 होगा जब, उस केस में आपके पास s 0 होगा जब, उस केस में ग्राफ v इक्वल टू प्लस माइनस u होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ओके, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। देखिए इधर देख लीजिए, आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस कर्व के अंदर अगर हम बात करें यहां से v 0 नहीं हो सकता, अगर v 0 हुआ तो v 0 हो सकता है, तो उस केस में 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर होगा, s इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2a होगा। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो कुछ ऐसा कर्व बनना चाहिए, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ओके। अगर आप नेगेटिव में नहीं जा रहे तो यहां से कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा, क्लियर। ये आपके पास कर्व हैं, इन कर्व्स को आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मोशन के लिए, वो देखिए क्या है। कर्व के बाद मैं कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं जो यहां भी काम आएंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी में भी काम आएंगे, ओके, उन्हें आपने याद रखना है। पहला पॉइंट देखिए, आपके पास जब भी आप इस मोशन का एनालिसिस करेंगे, उस केस में अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उस केस में आप क्या क्या निकाल सकते हैं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ओके, उस केस में एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है, u इक्वल टू 0 है। उस केस में आपसे 3-4 बातें पूछेगा। पहला पूछ सकता है रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के अंदर आपसे पूछ सकता है रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का। बॉडी यहां से चली, t टाइम में यहां आई, 2t टाइम में यहां आई, 3t टाइम में यहां आई और बॉडी आगे जा रही। ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है और ये डिस्टेंस क्या है, कोई कंफ्यूजन? आपको पता है u 0 था तो s इक्वल टू 1/2 80 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आपको पता है टी टाइम की बात कर रहा है तो टी टाइम के लिए s1 इक्वल टू 1/2, क्योंकि u 0 था तो 1/2 80 स्क्वायर लिख लिया। अब इस टाइम में देखें 2t टाइम में क्या है, s1 प्लस s2 ना,
तो S1 प्लस S2 को क्या लिखेंगे 1/2 a2t का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 1/2 at स्क्वायर। इसको आप S1 लिखते हैं तो S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो गया 4S1, तो इसका मतलब S2 कितना हो गया 3S1। कोई कंफ्यूजन? अब यहां देखें तो आप लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू 1/2 a 3t का स्क्वायर। S1 प्लस S2 को आप 4S1 लिखते हैं, 4S1 प्लस S3 इक्वल टू 9 1/2 at स्क्वायर को फिर से S1 लिखेंगे तो आपके पास S3 कितना आ गया 5S1। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंसेस का रेशियो ऑलवेज क्या होता है 1:3:5 होता है। ओके, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन दे दिया कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट 10 सेकेंड, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो पहले 10 सेकेंड में 10 मीटर चली है तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगले 10 सेकेंड में उसका 3 टाइम्स चलेगी। पहले 10 मीटर चली है तो फिर कितना चलेगी 30 मीटर ट्रेवल करेगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक सेकेंड पॉइंट देखिए, वो कह सकता है रेशियो ऑफ टाइम। दूसरा पूछ सकता है रेशियो ऑफ टाइम इन टाइम टेकन for same distances, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम होगा उनका रेशियो पूछ ले आपसे। उस केस में आप क्या करोगे? देखिए, अब भी मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अपने को सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंसेस के लिए टाइम टेकन क्या होगा उसकी बात करनी है। मान लो बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, t1 टाइम पर यहां पहुंची, t1 प्लस t2 टाइम पर यहां पहुंची, t1 प्लस t2 प्लस t3 पर यहां पहुंची। यह डिस्टेंस s थी, यह डिस्टेंस 2s है, और यह डिस्टेंस क्या है? इसका मतलब पहली s डिस्टेंस कितने टाइम में चली? t1, दूसरी s कितने में? t2 में, तीसरी s कितने में? t3 में। अब आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है 1/2 at स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या हो गया √2s बाय। कोई कंफ्यूजन? मैं यहां से बात करूं तो यहां से लिख सकता हूं t1 इक्वल टू √2s बाय a। यहां से देखें t1 प्लस t2 को आप क्या लिखेंगे? √2s डिस्टेंस है तो 2 इंटू 2s बाय a को t1 लिखेंगे तो ये आ गया √2t1। t1 को उधर लेकर जाएंगे, t2 इक्वल टू आ गया √2 - 1 इंटू t1। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट अगला देखें, t1 प्लस t2 प्लस t3 के लिए लिख सकते हैं √2, डिस्टेंस कितनी है 3s बाय a, मतलब √3t1 लिख सकता हूं, और t1 प्लस t2 को √2t1 लिखते हैं तो t3 क्या हो गया √3 - √2t1। ऐसे ही आगे जाएंगे तो t4 को क्या लिखेंगे √4 - √3t1। कहने का मतलब इनका जब आप रेशियो देखते हैं सभी का, तो इनका रेशियो क्या होगा आपके पास 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2 रेशियो 2 - √3 रेशियो। 2 का मतलब √4 को देखो, इसको और क्लियर करके लिखें, देखो √1 - √0, फिर क्या आया √2 - √1, फिर क्या आया √3 - √2, फिर क्या आया √4 - इनका रेशियो ऐसा होगा। मेरी बात क्लियर? किनका? टाइम टेकन किसमें? ट्रैवल इन सेम डिस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और पॉइंट आ जाता है इसमें। आपको मान लो वो कह देता है, मान लीजिए आपको वो कहता है कि बॉडी ट्रैवल हो रही है अलग अलग टाइम के अंदर, उनकी एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंस की बात पूछ ले। मान लो ये रही,
इस केस में अगर मैं इसकी मोशन का एनालिसिस करूं थोड़ा सा, बॉडी स्टार्ट हुई है इनिशियली वेलोसिटी u से, नॉट फ्रॉम रेस्ट, ओके। t1 टाइम में बॉडी यहां गई है ए पर, राइट, या ए सेगमेंट चला है इसने। t2 टाइम में बॉडी यहां गई है, तो ये t1 प्लस t2 हो गया, ये बी सेगमेंट चल लिया। और t1 प्लस t2 प्लस t3 में बॉडी ने कौन सा सेगमेंट चला है, सी। कोई कंफ्यूजन? अब देखो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूंगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आपने पढ़ा था v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी बाय टू। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये होता है कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ओके। अब इस केस में पहले सेगमेंट में एवरेज वी ए है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इनिशियली क्या थी u, फाइनल क्या थी u प्लस 81 बाय टू। अब क्या लिखोगे, u प्लस ए वेक्टर बाय टू t1। कोई कंफ्यूजन? दूसरे में देखो बी सेगमेंट में एवरेज क्या थी, वीबी। वीबी को क्या लिखा आपने, यहां का प्लस यहां का, ये वेलोसिटी क्या है u प्लस ए t1। कब है ये, t1 टाइम बाद। और प्लस ये कब है, t1 प्लस t2, तो u प्लस ए t1 प्लस ए t2 का हाफ। ये क्या आ गया आपके पास, u वेक्टर प्लस ए वेक्टर t1 प्लस ए वेक्टर t2 बाय। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद आगे चले, ऐसे ही मैं अगर सी पार्ट की देखूं, तो सी सेगमेंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, मतलब इस सेगमेंट की एवरेज क्या है, यहां की वेलोसिटी प्लस यहां की, तो वी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, u वेक्टर प्लस ए वेक्टर t1 प्लस t2 और प्लस u वेक्टर प्लस ए वेक्टर t1 प्लस t2 प्लस t3 बाय टू। क्या आ गया आपके पास, u वेक्टर प्लस ए वेक्टर t1 प्लस ए वेक्टर t2 और प्लस ए वेक्टर t3 बाय। अब अगर इनके डिफरेंस का रेशियो पूछ ले आपसे, किस किस का भाई, vb माइनस va पूछे, vb माइनस va, u से u कैंसिल, ए वेक्टर बाय टू कॉमन आ गया आपके पास, यहां से आपके पास t2 बचा और यहां से क्या बचना था, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t1 बाय टू बचेगा, तो ए वेक्टर बाय टू t1 प्लस। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही अगर मैं vc माइनस vb देखूंगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वेक्टर बाय टू t2 प्लस, ऐसे आगे चलता जाएगा। और इनका रेशियो आपसे पूछ ले अगर, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा t1 प्लस t2 बाय t2 प्लस t3 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी के मिड पॉइंट, मोशन के मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ले। मान लो ये कोई मोशन है, ये ए है, ये मिड पॉइंट बी है और ये सी है। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन थी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ए वेक्टर कांस्टेंट है, यहां की वेलोसिटी vb है, यहां की वेलोसिटी क्या है, vc। ये डिस्टेंस आपके पास s है, ये डिस्टेंस भी। आप इनके लिए क्या लिख सकते हो, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके लिए क्या लिख सकते हो, vc स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर इज आल्सो। दोनों से आप कंपेयर करोगे तो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर। तो आप vb स्क्वायर को क्या लिखोगे, va स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर बाय 2। तो आपके पास vb क्या आ जाएगा, उनके स्क्वायर के मीन का रूट हो जाएगा, किनका, आउटर वाले का। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, इसमें मोशन की इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं अभी।
इसके बाद देखिए, मान लो कोई एक क्वेश्चन टाइप कह सकते हैं, मान लो कोई बॉडी है, वो पहले एक्सेलरेट होती है, राइट। एक बॉडी है, वो पहले एक्सेलरेट होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी पर जाने के बाद वो रिटार्ड होने लगती है। ये उसकी वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। पहले वो अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है, फिर बीटा से वो रिटार्ड होती है और वापस रेस्ट में आ जाती है। तो आपसे पूछ सकता है वो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ये तीन बातें आपसे वो पूछ सकता है इस केस में। तो क्या है, पहले जीरो से रेस्ट से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी तक एक्सेलरेट होगी और फिर रिटार्ड होकर टी टाइम बाद वो रेस्ट में आ जाती है। दो चीज़ें गिवन है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टाइम दिया है, राइट। मान लीजिए ये टाइम t1 है और ये टाइम आपके पास क्या है, t2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि इसका एरिया मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो आपके पास, या सीधा आप कह सकते हैं यहाँ से अल्फा क्या कह सकते हैं, इसकी स्लॉप होगी। तो स्लॉप क्या है, v मैक्सिमम बाय t1, मतलब t1 आपके पास क्या होगा, v मैक्सिमम बाय अल्फा होगा। ऐसे ही बीटा क्या होगा, v मैक्सिमम बाय t2 होगा। तो आप कह सकते हैं t2 क्या होगा आपके पास, v मैक्सिमम बाय बीटा। टोटल टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा t1 प्लस, तो आपके पास क्या आया, v मैक्सिमम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो v मैक्सिमम क्या हो गया आपके पास, अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपको डिस्टेंस पता करनी है तो इसका एरिया लिख सकते हैं या एवरेज निकाल सकते हैं। पहले एवरेज क्या होगा, जो एवरेज इस सेगमेंट में होगी वही इसमें होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वैल्यू अलग है। इसमें भी जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, ये मैक्सिमम से जीरो। तो एवरेज क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। आप क्या लिखोगे, v मैक्सिमम बाय 2 लिखोगे। और v मैक्सिमम बाय 2 का मतलब आपके पास एवरेज कितनी होगी, 1/2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्टेंस हो जाएगी v एवरेज इंटू टी। तो डिस्टेंस होगा 1/2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। इसी कंसेप्ट से कुछ मिलता जुलता सा एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं। आपको मान लो कहा जाता है कि कोई बॉडी है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, राइट। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट initially accelerate with a constant acceleration alpha, then move with constant velocity and at last move with constant retardation alpha in time t1, t2 and t3 respectively. Maximum velocity is 60 km/h and the ratio of t1 ratio t2 ratio t3 equal to 1:8:1, then find v average। आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, आपको ये कंडीशंस दे दी हैं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो मैंने अभी बनाया था। पहले रेस्ट से स्टार्ट होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है और फिर रिटार्ड होती है। एक्सेलरेशन ए है, रिटार्डेशन अल्फा है, रिटार्डेशन माइनस अल्फा है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी था। जितना टाइम t1 है उतना ही टाइम क्या होगा,
t3 होगा, वैसे गिवन भी है क्वेश्चन, और ये आपके पास टाइम t2। मान लो t1 आपके पास t0 है, t2 आपके पास 8 t0 है और t3 आपके पास t0 है। अज्यूम कर लिया हमने। अगर ऐसा है तो उस केस में आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या होगी इसकी, निकाल लो। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे। VT कर्व का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये क्या है, T0 A T0 T0, तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 10 T0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 10 T0 प्लस 8 T0 इंटू मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, V मैक्सिमम। आप लिख सकते हैं 9V मैक्सिमम T0 और एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, S/10 T0। तो आप लिख सकते हैं 9V मैक्सिमम बाय 10। आपके पास क्या हो गया, 9/10 इंटू 60, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 54 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात क्लियर। तो आपने क्या करना है, गिवन रिजल्ट से इसका एरिया निकाल लेना है, आपको एक ग्राफ बना लेना है और उसी ग्राफ की हेल्प से आपने इसका रिजल्ट निकाल लेना है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी नजर में वो। देखिए, ए बॉडी इज मूविंग with speed 30 meter per second toward east and it is accelerated with constant acceleration 20 meter per second square toward north. Then find magnitude and direction of velocity after 2 seconds. आपको 2 सेकंड बाद उसका मैग्नीट्यूड पता करना है और 2 सेकंड बाद उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ मोशन की डायरेक्शन भी पता करनी है। क्लियर। अब देखिए, आपके पास उसने एक पॉइंट दिया है इसमें कि मोशन की वेलोसिटी किधर थी, टुवार्ड ईस्ट थी। ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास नॉर्थ। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट में थी और बॉडी एक्सेलरेट किधर हो रही है, नॉर्थ में। तो आप कह सकते हैं u वेक्टर इक्वल टू 30 i कैप और a वेक्टर आपके पास कितना है, 20। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v वेक्टर इक्वल टू u प्लस a वेक्टर t। आप लिख सकते हैं 30 i कैप प्लस 40। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैसे नहीं निकालना, u प्लस 80 रखा आपने, 30 प्लस 20 इंटू 2 इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। आप लिख सकते हैं 10√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी बॉडी, जिसकी ईस्ट के साथ एंगल अगर थीटा है तो आप लिख सकते हैं 10 थीटा क्या होगा, y/x। तो थीटा कितना हो गया आपके पास, 53 डिग्री। अपन लिख सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की ओर होगा और कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन है,
ये आपके पास से क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन टिल the velocity increases to 50 meter per second. At that instant the acceleration suddenly reversed. What will be the velocity of the particle when it return to the starting point? Okay, एक अच्छा सवाल है। यहाँ से वो रेस से स्टार्ट होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ए पॉइंट। अब क्या हुआ, किसी बी पॉइंट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 50 मीटर पर सेकेंड हो। यहाँ तक बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही थी। अब बी के आगे इसका एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगी। अब बॉडी फिर आगे जाएगी, यहाँ जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कहाँ, सी पर, और बॉडी फिर इसी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से रिटर्न हो जाएगी। ओके, और वापस कहाँ आ जाएगी, ए पर आ जाएगी। तो 2-3 तरह की मोशन है। यहाँ देखिए, ए टू बी क्या था, ए टू बी बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी, मान लो ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल की है, और बी टू सी भी मान लो उसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल की है। ए से बी तक देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इक्वल टू 2A। आप लिख सकते हैं 2A S1 इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 25, तो 2400 आ जाए। आप बी टू सी देखें, बी टू सी आपके पास रिटार्डेशन हो गया है, तो उस केस में फाइनल क्या है, 0 माइनस इनिशियल क्या था, आप लिख सकते हैं VC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2A S2। माइनस क्यों लिया, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, क्यों लिया आपने इसे, क्योंकि रिटार्डेशन हो गया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो कह रहा है रिवर्स्ड हो गई है। कब, जब वेलोसिटी 50 हुई थी, उस केस में एक्सेलरेशन सडनली क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया, तो उस केस में मोशन रिटार्डेशन हो जाएगी। तो VC 0 है, ये कितना है 50 का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 2A S2, बोले तो 2A S2 कितना हो गया 2500। अब वो कह रहा है जब C से A आओगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मोशन उसी डायरेक्शन में है जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है। C से A में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या लिखोगे, VC स्क्वायर इक्वल टू VA स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 2A, टोटल डिस्टेंस क्या है S1 प्लस, आप लिख सकते हैं VA स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2A S1 प्लस 2A S2, आप लिख सकते हैं 2400 प्लस 2500 मतलब 4900। तो VA की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बॉडी है वो 200 सेंटीमीटर चलती है पहले 2 सेकंड में, और 220 सेंटीमीटर चलती है नेक्स्ट 4 सेकंड में किसी रिटार्डेशन के साथ। तो वेलोसिटी पूछ रहा है 7 सेकंड बाद। आपको इस मोशन में ना तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना ही एक्सेलरेशन पता है, लेकिन यह जरूर पता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड में बॉडी यहाँ है और t इक्वल टू 4 सेकंड में यहाँ। ये उसने दे रखा है आपको 200 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया है कितना, 220 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, जब बॉडी इस तरह की मोशन चलेगी, उस केस में मैं कह सकता हूं S इक्वल टू क्या था, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, लेकिन A क्या है, नेगेटिव, तो माइनस AT स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 सेकंड में 200 चलता है, तो 2u माइनस 2 का स्क्वायर 4 से 2 कैंसिल, 2A इक्वल टू 200। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये टोटल 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड में कितना चला, 420 इक्वल टू 6u माइनस 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो गया, 18A हो जाएगा। ओके, यहां से आप कह सकते हैं u माइनस a इक्वल टू 100 था, यहां से आप कह सकते हैं u माइनस 3a इक्वल टू 70 था। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 माइनस 2 से क्या आ गया, u माइनस a, u माइनस 3a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास 2a इक्वल टू 30 आ गया, मतलब a की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अब u की वैल्यू पुट करोगे तो u इक्वल टू क्या आ गया, 100 प्लस a इक्वल टू 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
तो वेलोसिटी पूछा है, रिटार्डेशन का केस था, तो कितना आ गया 115 माइनस 15 इंटू 7 इक्वल टू 115 माइनस 105 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लीजिए कुछ ऐसे। आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन सीइंग ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड। लिख लीजिए, ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन सीइंग ट्रैफिक सिग्नल 4 मीटर अहेड at the time of applying the brakes, vehicle was moving with 15 meter per second and retardation with 0.3 meter per second square. At the time of applying the brake, vehicle was moving with the speed 15 meter per second and retardation 0.3 meter per second square. The distance of the vehicle after 1 minute. ये देखिए, ये सिग्नल था आपके पास, यहां से 400 मीटर की डिस्टेंस पर था जब उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं इसके, ओके, यहां से ब्रेक अप्लाई किए और इस टाइम ये चल रही थी कितने से, 50 मीटर पर। अब वो कह रहा है 1 मिनट बाद उसकी डिस्टेंस पता करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? अब इसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा जो मैं अभी निकाल रहा हूं। वो ऑप्शन क्या है? देखिए, लोग क्या करते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज करते हैं। U दिया था 15, टाइम 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, माइनस 1/2 इंटू 0.3 इंटू 60 का स्क्वायर। आपके पास ये कितना आ गया, 900 माइनस 1/2 0.3 इंटू 36। इससे एक जीरो कैंसिल होगी, 900 माइनस 540 इक्वल टू, ऐसा ऑप्शन भी आपको वहां मिल जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, 360, ओके, और 360 वो चल लिया तो मतलब ये कितना मान लिया आपके पास, 40 मीटर। तो आंसर होगा कि 40 मीटर। मेरी बात समझे? मैंने सीधा आंसर निकाला है इसका, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। U कितना दिया आपको, 15 मीटर पर सेकेंड, T कितना दिया, 60, माइनस 1/2, माइनस क्यों, रिटार्डेशन। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कितना आया, ये 360 मीटर पर जाकर रुक गया। ये हम इतने टाइम बाद इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो इतनी कर गया तो पीछे कितनी बच गई आपके पास, 40। तो ये आंसर लोग निकालते हैं कि 40 मीटर। ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा आप इसे नहीं निकाल सकते, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? देखिए, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें। उसने कहा है कि कार के वो ब्रेक लगाएगा, तो कार डेफिनेटली रुकेगी ना, व्हीकल रुकेगा तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं v स्क्वायर क्या होगा, 0। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस s क्या हो जाएगी आपके पास, u स्क्वायर बाय 2 है, और u आपको कितना दिया, उसने 15 दिया है, तो 15 इंटू 15 बाय 2 इंटू 0.10 आ गया। ये 5 से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 5 से। ये कितना आ गया, 15 इंटू 25, ये 375 मीटर आ गया। हम कितना निकाल रहे थे, 360। वो क्या बना था जो आपने निकाला था, वो ये था कोई मूविंग बॉडी थी, वो रुकने के बाद वापस आ गई। लेकिन कार ऐसा थोड़ी आएगी, वो एक पार्टिकल था जो कंटिन्यूस रिटार्डेशन के अंदर मोशन कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी पहले तो 0 होगी, फिर पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसे वापस ले आएगा, राइट। लेकिन कार थोड़ी ऐसे होगी, कार जाएगी ब्रेक लगाकर रुक जाएगी, ऐसे थोड़ी होगी, ब्रेक लगाए फिर रिटार्डेशन उसे पीछे खींच लाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि देखो इसमें कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो रही है, u बाय ए ना, u कितना है 15 बाय 0.3,
तो कितना आ गया 50 सेकंड बाद, तो उसे 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड पहले ही वो रुक जाएगी, तो जितना वो 50 सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करके गई थी उसी पोजीशन पर 1 मिनट पर भी वहीं होगी। तो इसका मतलब वो क्या है, ये आपके पास रॉन्ग होगा। ये सिग्नल से इनिशियली कितना था 400 मीटर था, यहां आकर बॉडी रुक गई है और ये डिस्टेंस कितनी चल कर आई है वो 375 मीटर, तो कितना पहले रुकेगी वो 25 मीटर पहले रुकेगी। वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था बॉडी रुकी और यहां आ गई, और यहां आने का मतलब ये टोटल आपके पास 360 था, तो सिग्नल ये था, तो ये आप 40 निकाल रहे थे, जो बिल्कुल क्या था गलत था, क्योंकि ये कार की मोशन है, किसी पार्टिकल की मोशन नहीं है। मेरी बात क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें, उसके बाद मैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आपको बता दूं, स्टॉपिंग डिस्टेंस इस क्वेश्चन से निकल करके आ गया है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, जब भी अंडर रिटार्डेशन बॉडी रुकती है, तो अंडर रिटार्डेशन जब बॉडी रेस्ट में आ जाती है, यहाँ बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी, यहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो रुकने से पहले जो डिस्टेंस चलती है उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a ds, तो ds स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2a होगी, राइट। आपको नॉर्मल कह सकता है, दो बॉडी है वो मूव कर रही है ना, उस केस में उनके मास ना दे करके मास के बिहाफ पर रिजल्ट पूछ लेता है। जैसे मान लो कह दे कि टू बॉडीज या ए कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम स्पीड एंड अप्लाई सेम रिटार्डेशन फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। अगर सेम रिटार्डिंग फोर्स होगा तो पहले कौन रुकेगा, तो उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगी। u कांस्टेंट है और a को आप लिखते हैं फोर्स बाय मास, फोर्स भी सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, ट्रक का मास आपको पता है ज़्यादा होगा किससे, कार से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रक की ज़्यादा होगी कार की। कहने का मतलब चल रहे थे, एक टाइम पर ब्रेक लगाए, कार पहले रुक जाएगी, ट्रक आगे जाकर के रुकेगा। मेरी बात क्लियर? कई बार यहां पर ऐसा भी दे देता है कि ए कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम मोमेंटम एंड अप्लाइड सेम रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या होगा, देखो मोमेंटम की बात कर दी तो आपको पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, यू स्क्वायर बाई 2 है ना, आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिखते हैं पी स्क्वायर ना, और इसको आप क्या लिखेंगे 2m f, एम ए को f लिखोगे, पी स्क्वायर पी सेम है f सेम है, तो आप कह सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगी, और जिसका मास कम है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ट्रक की डिस्टेंस कम होगी, कार ज़्यादा। सेम ब्रेक लगाए, कार आगे जाकर रुकेगी, ट्रक पहले ही रुक जाएगा। मेरी बात क्लियर? ऐसा ही आ जाता है कि अगर ए कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी हो उस केस में क्या होगा, इसी को ही देख लीजिए। इस केस में मैं 2a को लिख सकता हूं एम यू स्क्वायर बाई 2m ए, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम था, फोर्स भी सेम था, इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, सेम हो जाएगी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, अगर आ जाए तो उन्हें आपने इजी वे में कर लेना है। बाकी आप इसके क्वेश्चंस करना, हम लास्ट में इसकी सीट और डिस्कस करेंगे, तब आपको इसके और क्वेश्चंस वहाँ पर बताएंगे। ओके, आज की हम क्लास इतनी ही रहेगी हमारी। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।